dear students, welcome to the channel Economic Success Point. Recently University of Kashmir ने BA 4th semester का डेट शीट अनाउंस किया. In this regard I received so many calls from the students. सर पेपर कैसा होगा, सर पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शेयर कीजिए. तो मैंने सोचा क्यों ना प्रीवियस ईयर का एक पेपर या कुछ पेपर्स हम सॉल्व करके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. इट विल बी बेनिफिशियल एंड फ्रूटफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इस पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करके देखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम लेट अस स्टार्ट. जो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज देयर विल बी ए शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्यू टू. हम जानते हैं कि जो हमारा डिमांड कर्व है उसमें जो मोमेंट्स आते हैं दे आर कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, और जो उसमें शिफ्ट्स आते हैं दे आर कॉज्ड ड्यू टू द चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स. और इसमें जो ऑप्शंस है यहाँ पे दे आर ऑल नॉन प्राइस फैक्टर्स. सो ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल स्पेंडिंग एंड प्राइस लेवल इज डिपिक्टेड बाय एग्रीगेट डिमांड इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, which of the following factors are responsible for the downward slope of aggregate demand curve? All of the above is the correct answer. That means rate of interest effect, real balance effect, foreign trade effect. उसके बाद जो हमारे पास next objective है that is change in the real value of monetary assets due to change in the general price level is called. उसको हम real balance effect कहते हैं या उसको हम wealth effect भी कह सकते हैं. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज व्हेन प्राइस लेवल इज टेकन इनटू अकाउंट द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन रियल जीडीपी इज. दैट मीन्स कि जब हम इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका इफेक्ट जो जीडीपी पे पड़ता है वाया द मल्टीप्लायर इफेक्ट, अगर हम उसमें प्राइस लेवल इफेक्ट को भी कंसिडर करेंगे तो उस वक्त जो इफेक्ट होगा हमारी जीडीपी पे क्या वो ग्रेटर देन होगा, स्मॉलर होगा या सेम होगा. हम जानते हैं कि प्राइस लेवल जो हमारी इकोनॉमी में है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है. तो इन दिस रिगार्ड जो उस वक्त हमारे जीडीपी पे इफेक्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इट वुड बी इफ प्राइस लेवल रिमेन्ड फिक्स्ड. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा दैट इज इफ एमपीएस इज 0.5 द साइज ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी. यानी कि हमें यहाँ पे साइज ऑफ मल्टीप्लायर जो है कैलकुलेट करना है. हम जानते हैं कि साइज ऑफ मल्टीप्लायर दैट इज के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी. और ये जो एम पी सी 1 माइनस MPC होता है that is equal to MPS. that is we have to calculate here 1 upon MPS that is 1 divided by 0.5 और जो that will be equal to 2. so 2 is the correct answer. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है that is in the classical theory the aggregate supply curve is a. हम जानते हैं कि यहाँ से हम एग्रीगेट आउटपुट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं, और जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल व्यू दैट इज पैरेलल टू द OY axis or we can say it is parallel to the price level axis. that means it is vertical straight line. so vertical straight line that means option B is the करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट और कैपेसिटी आउटपुट इज आल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए दैट इज पोटेंशियल जीडीपी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखेंगे. आने वाले दिनों में हम कुछ और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखेंगे और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देखेंगे. अगर आपको लगता है कि आज के वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे छूट न जाए. ऑब्जेक्टिव है that is objective number 9 that is the Keynesian horizontal range of output corresponds to the period. that is अगर हमको थोड़ा सा, अगर आप याद करोगे जो हमने
देखा है कि एज पर द कीनेशियन व्यू ही कंसिडर्स a situation when economy is below full employment level, that is depression. तो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन, सीवियर रिसेशन और डिप्रेशन इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द वर्टिकल शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई करो एम्प्लॉइज, यानी कि अगर हम ये सप्लाई को यहाँ पे देखेंगे, ये जो वर्टिकल शेप है, इट मीन यहाँ से हम एग्रीगेट आउटपुट को मेजर करते हैं, यहाँ से हम प्राइस लेवल को मेजर करते हैं. इट मीन कि हमारा एग्रीगेट आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है अगर हमारा प्राइस लेवल बढ़ भी जाएगा. दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट आउटपुट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन प्राइस लेवल, यानी कि प्राइस लेवल अगर बढ़ भी जा रहा है लेकिन हमारा एग्रीगेट आउटपुट जो है चेंज नहीं हो रहा है. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को इज डिटरमाइंड. दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ capital stock, availability of labor, the state of technology. That means all of the above. Option D is the correct answer. उसके बाद next objective जो है, that is in the modern or new Keynesian macroeconomics, short run aggregate supply curve is, that is sloping always upwards. That means option B is correct answer. उसके बाद the quantity of real GDP when employment is at its natural rate of output is known as, that is known as potential GDP. उसके बाद जो next objective हमारा है, that is the long run aggregate supply curve is vertical because, क्योंकि पोटेंशियल जीडीपी जो है दैट डज नॉट वेरी विद प्राइस लेवल. जो हमारा पोटेंशियल जीडीपी इकोनॉमी में होता है वो विद द चेंजेस इन द प्राइस लेवल वो चेंज नहीं हो रहा है. दैट इज वाई कि जो एग्रीगेट सप्लाई करो, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को है, दैट रिमेन्स वर्टिकल. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिजल्ट्स इन अ शिफ्ट इन द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करो. इसमें आता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक, प्रोग्रेस इन technology. These both are responsible for the shift in the long run aggregate supply करो. That means both A and B are correct. उसके बाद जो next objective है, that is a country which does not trade with other countries is called, उसको हम close economy कहते हैं, और जिसके ट्रेड रिलेशंस होते हैं with the rest of the world उसको हम क्या कहते हैं, open economy कहते हैं. Then the next question is, it is a systematic record of all economic transactions of a country with the rest of the world. उसको हम क्या कहते हैं, balance of payment. That is option B is the correct answer. उसके बाद जो हमारे पास next objective आता है, that is balance of trade includes, it includes imports of commodities and exports of कमोडिटीज, यानी कि विजिबल आइटम्स जो है चाहे हम उनका इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, इट इंक्लूड्स बोथ. दैट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, बैंकिंग एंड शिपिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीओपी कॉन्स्टिट्यूट्स, उसको हम क्या कहते हैं, इनविजिबल आइटम्स, यानी कि सर्विसेज को हम इनविजिबल आइटम्स कहते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो हमारे बीओपी के बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करंट अकाउंट में, उसमें हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं. उसमें मर्चेंडाइज ट्रेड तो इंक्लूड होता है, इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी इंक्लूड होता है, लेकिन जो कमर्शियल बारोइंग होती है वो किस में इंक्लूड होते हैं, कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होते हैं, तो वो करंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होते हैं. दैट मीन्स कमर्शियल बारोइंग. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स और एन इंपॉर्टेंट आइटम, यानी कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं वो उनके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो किस में हम ऐड करते हैं, दे आर बीइंग इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड इंटरनेशनल रिजर्व एसेट इज क्रिएटेड बाय, दे आर बीइंग क्रिएटेड बाय द IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है दैट इज द प्राइस ऑफ ए कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विद ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इफ ए कंट्री डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इट इज कॉल्ड। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है कि एप्रिसिएशन है या इट इज रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन है या डेप्रिसिएशन। मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे होते हैं, अगर हम हमारी करेंसी में उस वक्त हमारी करेंसी की वैल्यू में उस वक्त डिक्रीज होता है तो उसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे रहते हैं, अगर उस वक्त हमारी करेंसी की वैल्यू में डिक्लाइन आता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो दैट मीन्स क्या, यहां पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डिवैल्यूएशन। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज if the residents of a country receive income from the foreign investment it is accounted as a। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो है क्रेडिट इन द करंट अकाउंट, डेट इन द करंट अकाउंट, क्रेडिट इन द कैपिटल अकाउंट। जो भी बोरोइंग्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी आता है हमारी इकोनॉमी में उसको हम कहां पे ऐड करते हैं, कहां पे इंक्लूड करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, बट विल बी इंक्लूडेड ऑन द क्रेडिट साइड। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा दैट इज एड प्रोवाइडेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री विल कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। ये भी कैपिटल अकाउंट में ही ऐड किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज A floating exchange rate regime is when। floating exchange rate regime हम किसको कहते हैं? That means market forces are allowed to determine the exchange rate. That means at that time the exchange rate is being determined by the demand and supply of foreign exchange। उसके बाद जो next objective है इंक्रीज इन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएसए बाय द इंडियन कॉजेज। यानी कि अगर इंडिया में हमारे यूएसए से जो हम इंपोर्ट चीजें करते हैं, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज वहां से इंपोर्ट करते हैं, अगर उनकी डिमांड हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, सबसे पहले जो डॉलर्स की डिमांड है वो इंडिया में बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, डॉलर की अप्रिसिएशन होगी प्लस इंडियन रुपी की डेप्रिसिएशन होगी। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव नंबर 29, वहां पे कैपिटल फ्लोज दैट टेक प्लेस टू हेल्प ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, अकोमोडेटिंग फ्लोज। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रेजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उनकी सप्लाई किस से बढ़ जाएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना, यानी कि अगर हम चाइना से कोई भी गुड या सर्विस इंपोर्ट करते हैं दैट विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हमें यहाँ पे देखना है रेज किससे हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी सामान चाइना से इंपोर्ट करते हैं वी हैव टू पे फॉर देम, दैट विल डिक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएसए फॉर एमबीए, यानी कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स यूएसए एमबीए करने जाते हैं तो वे हैव टू पे, दैट विल आल्सो डिक्लाइन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। donation of $50 million received from Microsoft, it will increase the supply of foreign exchange in India. That means option C is the correct answer. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज 31, उसमें क्या है, द ISLM मॉडल एम्फेसाइजेस, वो क्या करता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द गुड्स एंड मनी मार्केट। IS जो करता है इट shows the goods market equilibrium और LM shows the money market equilibrium. That means the ISLM मैडम इनका इंटरेक्शन जब होता है that is the interaction between goods and the money market. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है the IS curve relates different levels of national income with, ये जो IS curve है ये क्या हमें दिखा रहा है कि
what will be the national income of an economy at various rates of interest. So option B is the correct answer. उसके बाद जो 33 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है दैट इज के द आयस कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स टू द राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड्स टू द राइट. अगर आप लोगों को याद होगा कि ये जो आयस कर्व है इट इज लाइक द डिमांड कर्व विच इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द स्टीपनेस ऑफ आयस कर्व डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, इसका जो स्लोप होता है आयस कर्व का वो किस पे डिपेंड करता है. द ऑप्शन फर्स्ट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. यानी कि अगर हम इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को इकोनॉमी में कम करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा. हाउ मच इलास्टिक इज इन्वेस्टमेंट इन रिस्पॉन्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो ये जो स्टीपनेस ऑफ स्लोप ऑफ आयस कर्व है ये दोनों पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. दैट मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज when the investment demand is more elastic to the change in the rate of interest. यानी कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे उसमें जो इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा वो ज्यादा होगा. दैट विल बी मोर इलास्टिक. तो उस टाइम वो बोल रहे हैं कि कब होगा. द इन्वेस्टमेंट डिमांड को विल बी रिलेटिवली स्टीप. अगर स्लोप ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड को वो स्टीप होगा या फ्लैट होगा या पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस होगा या नेक्स्ट ऑप्शन उसमें नॉन ऑफ द अबव दिखा रहा है. लेकिन जब हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड को रिलेटिवली फ्लैट होगा ऐसे होगा तो उसमें क्या है कि उसमें उस वक्त इन्वेस्टमेंट डिमांड को जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे इसमें आ रहा है दैट इज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव नंबर 36 जो इसमें आ रहा है दैट इज व्हेन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो. यानी कि जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इन्वेस्टमेंट रेस्पॉन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो लो होगी तो उस वक्त क्या होगा द आयस कर्व विल बी रिलेटिवली स्टीप. उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी स्टीप. उसके बाद द आयस शेड्यूल will be vertical. कब? if interest elasticity of investment is zero. यानी कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज भी करेंगे तो उसका जो रेस्पॉन्स इन्वेस्टमेंट पे होगा वो इक्वल टू जीरो होगा. देन इट विल बी वर्टिकल. दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 38 दैट इज इन केस द साइज ऑफ मल्टीप्लायर इज हाई. अगर मल्टीप्लायर का साइज ज्यादा होगा तो उस वक्त आयस कर्व क्या होगा वो ज्यादा फ्लैटर होगा. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज देयर विल बी शिफ्ट इन द आयस शेड्यूल इफ देयर इज चेंज इन द, यानी कि जो आयस शेड्यूल हमारा है आयस कर्व है उसमें शिफ्ट होगा कब द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द लेवल ऑफ टैक्सेस, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. इन दोनों की वजह से जो है हमारे आयस शेड्यूल में शिफ्ट आ सकता है. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल शिफ्ट द आयस कर्व टू द. अगर हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाती है उससे हमारा आयस कर्व क्या होगा इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट वर्ड्स. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज The money held for transaction motive is a function of. ये कीनेसन ने दिए थे, जेएम कैनीज ने दिए थे. There are 3 motives for the demand of money. तो जब सबसे पहले उसने कहा था दैट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, उसके बाद क्या कहा था प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव. और ये जो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव है इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम. अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो अपने पास मनी रखेंगे पैसा रखेंगे वो ज्यादा रखेंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज द एलएम कर्व. इसका स्लोप क्या है, स्लोप डाउनवर्ड्स टू द राइट, स्लोप अपवर्ड्स टू द राइट, इज कनकेव, इज यू शेप्ड. ये जो स्लोप ऑफ एलएम कर्व होता है इट इज लाइक ऑफ सप्लाई कर्व. दैट मीन्स स्लोप अपवर्ड्स टू द राइट. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है
Objective number 43. If the interest elasticity of, sorry dear students, if the interest elasticity of money demand is relatively low, उस वक्त क्या होगा, LMCO will be relatively steep. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द LMCO will shift downwards to the right with, कब होगा ये, इसमें शिफ्ट कब आएगा, जब इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी होगी, जब इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में होगा, उस वक्त जो है LMCO हमारा शिफ्ट डाउनवर्ड्स होगा. नेक्स्ट दैट इज मनी डिमांड फंक्शन. मनी डिमांड फंक्शन, इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज शिफ्ट्स LMCO determines the slope of LMCO, but the right answer, the correct option is that is option B, that is determines the slope of LMCO. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है that is related to the inflation, that is inflation is a state in which the value of money decreases. इसमें हमारा जो है वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो रहा है. नेक्स्ट एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी लीड्स टू, अगर हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, उससे हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है. दैट मीन्स इन्फ्लेशन इज द राइट आंसर. इन्फ्लेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई इज टर्म्ड एज. दैट मीन्स कि अगर हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज इन्फ्लेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज टर्म्ड एज. यानी कि जो रॉ मटेरियल प्राइस ऑफ इनपुट्स है, अगर वो उनके प्राइस में इंक्रीज आ जाएगा तो उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इफ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन इट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. उसके बाद इन्फ्लेशन reduces the cost of living, reduces the price of products, reduces purchasing power of money. Option C, that is reduces purchasing power of money is correct answer. उसके बाद जो next objective है that is under which of the following prices are generally falling. हम जानते हैं कि inflation में क्या होता है, prices are generally increasing, और जब हमारे prices जो है फॉल हो जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं. दैट मीन्स ऑप्शन डी, डिफ्लेशन इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जनरल प्राइस राइज कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ, यानी कि प्राइस राइज, जो जनरल प्राइस राइज होता है किसी भी इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्यों होता है, उसमें जो रीजन यहाँ पे दिए है, राइज इन एग्रीगेट डिमांड, फेलियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, या तो डिमांड बढ़ जाएगी या सप्लाई कम होगी. बोथ ऑफ द अबव, बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नंबर 53, द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एग्जिबिट्स. जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है वो क्या हमें शो कर रहा है, दैट इज शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिस्क्राइब्ड एज. उसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं उसको. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व डिपिक्ट्स. जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हमें फ्रीडमैन ने उसमें दिया था, तो वो क्या बोलता है कि उसमें देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे है दैट इज रिलेटेड टू द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व. दैट मीन्स इट इज ए, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. अगर आप लोगों को याद होगा it is parallel to the OY axis, that means it is vertical straight line. तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, based on the Phillips curve, which of the following statements are correct? That policymakers could have lower rate of unemployment if they could bear with a
हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि फिलिप्स कर्व क्या कहता है, देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी कि अगर हमें एक चीज को कम करना है तो दूसरा चीज जो है, एक पैरामीटर को हमें कम करना है तो दूसरा पैरामीटर जो है इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज रिलेटेड टू द स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन could be attributed to adverse supply shock। दो जो हमारे 1973 में ओपेक ने ऑयल प्राइसेस इंक्रीज किए थे, एट दैट वेरी टाइम यूएसए को एडवर्स सप्लाई शॉक लगा था इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइसेस। ऑब्जेक्टिव नंबर 59 दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स हमको पता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट when there is frictional unemployment and structural unemployment। तो that means option C both A and B is correct answer। उसके बाद जो next objective है full employment is said to exist। option A है when unemployment is more than natural rate of unemployment। next option when unemployment is less than natural rate of unemployment। next option is when unemployment is equal to the natural rate of unemployment। और जो next option है that is all of the above। dear students, by mistake यहाँ पे option D मार्क हुआ है, but this is not the correct answer। इसका जो correct answer है that is option C when unemployment is equal to the natural rate of unemployment।